मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज संविधान की जन्म कथा पुस्तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिनको हम लोग उपनाम लक्खीदा के नाम से संबोधित करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। और संविधान पे आधारित इनके दो कृति हैं, पुस्तक हैं। एक संविधान की भाव और रेखांकन, और एक है संविधान की जन्म कथा। तो संविधान की जन्म कथा पुस्तक इन्होंने जो लिखा है, तो प्रेरणा कहाँ से मिला और इस पुस्तक में क्या उल्लेखित है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए लक्ष्मी नारायण भाला लक्खीदा जी जुड़े हैं। भाला जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपने लक्खीदा के भी एक चैनल है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक चैनल के। तो भाला साहब, आपने ये जो संविधान की जन्म कथा पुस्तक लिखा है, कहाँ से प्रेरणा लिया और कैसे इसको लिखने के बारे में आपने सोचा? तो लक्ष्मी नारायण साहब इसके बारे में बताएं। बात ऐसी हुई कि ये जो मेरी पहली पुस्तक है जी, संविधान, हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन जी, इस पर देश भर में कई सेमिनार वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। तो उसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वेबिनार था। उस वेबिनार में मेरा संबोधन समाप्त पूरा हो जाने के बाद आयोजक की ओर से फोन आया और उन्होंने कहा कि आज के इस वेबिनार में रिटायर्ड चीफ जस्टिस RC राव जी भी थे और उन्होंने आपको बधाई देने के लिए कहा। तो मैंने कहा ठीक है, बधाई स्वीकार है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने एक और इच्छा प्रकट की है कि चित्रों की व्याख्या करते समय संविधान के निर्माण के भी बारे में कुछ संदर्भ मैं बताता रहता हूँ, तो उस पर भी पुस्तक लिखे। तो मुझे एक तरह से प्रेरणा मिली कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जब मेरे से ये अपेक्षा करते हैं कि मैं संदर्भ के तौर पर जो बातें बता रहा हूँ वो भी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, तो इसलिए फिर मैंने उस पर लिखना शुरू किया। तो करीब 20 आर्टिकल चाणक्य वार्ता में मेरे एक के बाद एक छपे और उन्हीं लेखों का संकलन करते हुए और एक पुस्तक छापी जाए, ऐसा मन में आया। तो उसका नाम फिर हमने दिया संविधान की जन्म कथा। जी, ये नाम इसलिए दिया गया कि वास्तव में अंग्रेजों ने 160 वर्ष तक यहाँ राज किया, तब तक उनके पास कोई संविधान नहीं था। कलकत्ते से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण या स्थलांतरण होने के बाद उनको ये सूझी कि अब तक जो कानूनों का पुलिंदा हमारे पास बना है, इंग्लैंड से आए हुए कानूनों का, उसको लिखित संविधान का रूप दे दिया जाए। और उन्होंने 1935 में लिखित संविधान का रूप उसको दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय की सरकार ने। हाँ, अंग्रेज सरकार। 1935। तो 1935 में उनको संविधान क्यों बनाना पड़ा, इस पर जब मैं चर्चा करता हूँ तो ध्यान में आता है कि जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है, वो कानून पारित करते हैं, कानून के सहारे राज करते हैं। यही उन्होंने 160 वर्ष तक यहाँ भी किया। लेकिन उनको बाद में ये सूझा कि भारत की जनता लिखित चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती है। अपने यहाँ एक शब्द प्रचलित है कि शतम वद माँ लिखा, 100 बार बोल दो लेकिन लिख कर मत दो, क्योंकि लिखा हुआ जो है वो मजबूत चीज़ होती है, मजबूत बात होती है। तो इसलिए उनके मन में आया कि इनको अगर हम लिखित संविधान दे देंगे तो ये ज़्यादा उसके प्रति वफादार हो जाएंगे, और इसलिए लिखित संविधान बनाया जाए। तो इस तरह से लिखित संविधान उन्होंने बनाया। उसी संविधान के आधार पर आज अपना जो संविधान है वो काफ़ी परिवर्तन होकर बना है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं कि संदर्भ के तौर पर ये बातें मैं वेबिनार में सेमिनार में बोलता रहा हूँ,
तो उसी पर ये पुस्तक लिखी गई है। जी जी जी। लखीदा भारत के जो संविधान निर्मात्री सभा है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है ना, में शुरू होके 6 दिसंबर है 6 दिसंबर 1946 में संविधान निर्मात्री सभा की बैठक शुरू हुई और वो 26 नवंबर 1950 को पूरा हुआ। संविधान बन के संविधान निर्मात्री सभा का सदस्यों का दस्तखत होके संविधान निर्माण हो गया और बहुत से अनुच्छेद उसी दिन लागू भी हो गए। 26 नवंबर को ऑफिशियली लागू तो हुआ वो माने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 49 को कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपके पुस्तक को अध्ययन किया और चिंतन किया कि एक साधारण लोग समझते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया, 3.25 साल में पूरा होकर संविधान बन गया। लेकिन आपका जो कृति है, पुस्तक है, उसमें अध्ययन से ये बात परिलक्षित होती है कि संविधान निर्मात्री सभा ने जो संविधान बनाया उसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के मांग पे आधारित हो या ब्रिटिश सरकार ने सद्भावना से सोचा हो कि भारत के लिए भी एक लिखित संविधान होनी चाहिए, जो ब्रिटेन में भी लिखित संविधान नहीं था लेकिन संविधान होनी चाहिए। तो जन्म कथा जो आपने संविधान की जो जन्म कथा लिखा है उसमें संविधान निर्मात्री सभा ने अप्रूव किया, पुष्ट किया, उससे इतर बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास में उसकी जन्म कथा में जो शुरुआत होती रही है। तो मैंने ये समझा और आपके पुस्तक से समाज को भी ये ज्ञान मिलता है, जो सामान्य लोग ये समझते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया संविधान, लेकिन उसकी इतर बहुत सारे हैं, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई और वो सिलसिला चलती रही। आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या विचार है? ऐसा है कि संविधान बनने की प्रक्रिया तो जब अंग्रेजों ने ये तय किया कि अब हमें भारत छोड़कर अपना देश संभालना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका काफ़ी नुकसान हुआ था, आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर हो गए थे और इसलिए उन्होंने तय किया था कि अब और किसी देश पर राज नहीं करना है, अपने देश को संभालना है। इसलिए भारत भी वो छोड़कर जाने वाले थे। तब उन्होंने भारत अपना संविधान खुद बना ले और उसका बनाने का आधार 1935 में उन्होंने जो संविधान लागू किया था वो बन सकता है। इसलिए उन्होंने वो संविधान सौंपते हुए कहा कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत बदलाव करना है वो करके आप संविधान बना लीजिए। इसलिए संविधान बनाने की प्रक्रिया तो 1946 से ही शुरू हुई है जी, लेकिन मैंने जो लिखा है वो उसके बीजारोपण की बात जी 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 कि जब यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने आकर मुगलों के स्थान पर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू किया और इस प्रकार ये जो सारी प्रक्रिया चलने लगी और यहाँ के लोगों ने भी सोचा कि मुगलों से अंग्रेज भले, और इसलिए अंग्रेजों का हमने समर्थन किया। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ की वैदिक परंपरा, यहाँ की सारी प्राचीन व्यवस्थाएं, उसको उसके प्रति अश्रद्धा निर्माण करके उसको तहस नहस कर दिया। तो ये जो सारी स्थितियाँ थी तो उसके कारण फिर अंग्रेजों के विरोध में भी आंदोलन हुआ कि इनका भी राज हमें नहीं चाहिए, हम अपना राज हम स्वयं चलाएंगे। तो ऐसी सारी स्थितियाँ जो बनती गई उसमें से फिर वो राज करना चाहते थे तो कैसे किया जाए, तो उसी के लिए उन्होंने संविधान बनाकर हमें उसके साथ आबद्ध करने का प्रयास किया। ये तो हमारा सौभाग्य कहना होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज सरकार जो है या इंग्लैंड जो है वो थोड़ा कमजोरी महसूस करने लगे और अपना उन्होंने सभी राज छोड़ना शुरू किया, इसलिए हम स्वाधीन हो पाए। नहीं तो 1935 के संविधान के आधार पर हमारे यहाँ तो राज कर ही रहे थे, अंतरिम सरकारें बन रही थी। तो ऐसी स्थिति में
संविधान बनने की प्रक्रिया ये 1946 से ही शुरू हुई है, लेकिन उस समय भी ये बात थी कि हमारा देश तो अखंड ही रहेगा और इसलिए अखंड भारत का मानचित्र ही संविधान का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से महात्मा गांधी अपने वचन के अनुसार निभा नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए लेकिन देश का टुकड़ा नहीं होने दूंगा, लेकिन उनके रहते देश का विभाजन भी हो गया और उस विभाजन के कारण जो यातनाएं हमें सहनी पड़ी वो भी हमें याद है। तो ऐसी स्थिति में जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान के प्रति देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। 15 अगस्त के बाद इस संविधान सभा में काफी परिवर्तन आया। जी जी। जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो यहाँ से निकल गए और दूसरे कुछ सदस्यों को लिया गया। उसके कारण मन ये बना कि अब अखंड भारत तो नहीं है, लेकिन हमारा सपना तो अखंड भारत का ही है, इसलिए उसकी झांकी, उसकी झलक भी इसमें दिखती रहे और अभी खंडित भारत का संविधान इस रूप में इस संविधान को बनाया जाए। तो ऐसे दुविधा की स्थिति में संविधान पर चर्चाएं होती रही और उसी में से आज का ये संविधान बना है। तो इसको बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी, जी जी, जो 7 लोगों की समिति थी, बाकी 300 लोग तो सदस्य चर्चाएं करते थे, लेकिन इसका प्रारूप बनाने का काम 7 सदस्यों पर था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करते थे। जी जी। और उन्होंने 141 बार लगातार 1.5 वर्ष में 141 बार बैठकर इसका प्रारूप तैयार किया और फिर उस प्रारूप को 300 लोगों के सामने चर्चा में लाया गया और उसी में से जो कुछ घटाना बढ़ाना है ये करते हुए, बड़ी परिवर्तन करना है ये करते हुए संविधान बना है। जी। और ये संविधान बनते समय साथ साथ ये भी होता रहा कि मूल तत्व तो अंग्रेजी में लिखा जाएगा, लेकिन इसका हाथों हाथ हिंदी अनुवाद भी होता रहे और इसलिए हिंदी अनुवाद का काम यही के सीपी एंड बेरार उन दिनों जो था उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्ता, उनके जिम्मे दिया गया था और उन्होंने बड़ी सफाई के साथ पूरा संविधान जो है उसका हिंदी अनुवाद हाथों हाथ वो करते रहे, करवाते रहे। तो इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान एक साथ ही लिखा जा रहा था। ये प्रक्रिया थी। जी जी। लखीदा, यहाँ पे जो साइमन कमीशन बनी थी और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो मूलतः अधिकांश भाग जो साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन था उस पे आधारित है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये व्यवस्था किया गया था कि हर 10 साल में इसकी समीक्षा होगी। तो ये आपका जो संविधान की जन्म कथा जो कृति है उसमें भी ये उल्लेख है कि संविधान निर्मात्री सभा के पहले भी भारतीय लोगों के मांग के अनुसार फ्रीडम फाइटर जो थे उनकी आंदोलन के को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ संवैधानिक सुधार करती आ रही थी, लेकिन जो साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था उसको अधिकांशतः 1935 के अधिनियम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्वीकार कर लिया। इसका 1935 के अधिनियम के भारत के उस समय के राजनीतिक दलों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने भी विरोध किया था। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? साइमन कमीशन और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे भारत की जनता या भारत के नेता कि साइमन की जो कमीशन बना था उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेजों के मतलब नागरिक थे। तो उनके द्वारा संविधान बनेगा और हम पर थोप दिया जाएगा, ये उचित नहीं है, इसलिए उसका विरोध होने लगा। उसी के विरोध करते समय लाला लाजपत राय, इन पर लाठी चली, उनका देहांत हुआ, तो विषय गर्माता गया और इसलिए फिर अंग्रेज तो चतुर चालाक तो थे ही, तो उन्होंने उसमें से एक रास्ता निकाला कि ठीक है हम साइमन कमीशन को बर्खास्त करते हैं, लेकिन उनके दिए हुए डॉक्यूमेंट के सहारे भारत का कोई व्यक्ति उसका अध्ययन करे और उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो वो करके उसको लागू करने के लिए हमें दे दे। तो इसलिए BN राव उन्होंने खोज निकाला। BN राव एक वफादार अधिकारी थे, उनके जिम्मे ये काम दिया कि इस संविधान को
आप दुनिया भर के संविधान के साथ तुलना करते हुए ये प्रमाणित कर दीजिए कि ये संविधान उचित है, योग्य है। और उन्होंने वही काम किया। वर्षों भर में कई देशों का प्रवास करते हुए, कई देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए उसमें उन्होंने बता दिया है कि अमुक चीज़ अमेरिका के संविधान में भी है, अमुक चीज़ इसके संविधान में भी है, जापान के संविधान में है। तो ऐसे देश विदेश के संविधानों के साथ तुलनामूलक दृष्टि से हमारा संविधान श्रेष्ठ है। उसकी कुछ चीज़ें हमारे में जरूर है, लेकिन हमारा अपने आप में भी कुछ मौलिक चीज़ है, ऐसा उन्होंने प्रमाणित करते हुए जनता के सामने रखा। तब जनता ने स्वीकार कर लिया कि जब BN राव कह रहे हैं तो इसे स्वीकार कर लिया जाए। वो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन समिति थी शायद? नहीं, अकेले थे वो, उनके अकेले के जिम्मे ये काम दिया गया था। और उन्होंने उसके बाद उनको, क्योंकि उन्होंने उनकी दृष्टि से बहुत बड़ा काम किया, इसलिए सर की उपाधि देकर सम्मानित भी किया गया उनको बाद में, और इसलिए सर BN राव कहा जाता है। तो इस प्रकार से BN राव के द्वारा इसको अंतिम रूप देकर और ये संविधान यहाँ लागू हुआ था। तो उसी संविधान के सहारे 1946 तक हम राज कर रहे थे। 46 में जब नया संविधान बनाने की बात आई, उस समय भी ये आया कि 20 जून 1948 को वो भारत छोड़ेंगे, और इसलिए 20 जून तक आप संविधान तैयार कर लीजिए। लेकिन इसी बीच माउंटबेटन आ टपके और उन्होंने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से जाकर ये कहा कि हम 15 अगस्त 1947 तक इसे नहीं, अब सॉरी 20 जून 1948 तक भारत को क्यों ढोते हैं, इससे पहले ही हम भारत को विभाजित करके और भारत को मुक्त करने का काम ये कर सकते हैं। तो मेरे लिए 15 अगस्त ये शुभ दिन है। तो उनसे जब पूछा गया कि 15 अगस्त क्यों, तो उन्होंने बताया कि जापान का सरेंडर 1945 में मैंने 15 अगस्त को ही करवाया था, और इसलिए 15 अगस्त ये मेरे लिए शुभ दिन है। तो 15 अगस्त 1947 को ही हम भारत का विभाजन भी कर देंगे और भारत को स्वाधीन घोषित भी कर देंगे और बाद में अपना संविधान बनाते रहे। तो इस प्रकार से संविधान पूरा बनने से पहले ही देश की स्वाधीनता, देश का विभाजन, ये काम बीच में आया। उसके कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके कुछ दिनों बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, और ये सारी उथल पुथल चलती रही। इधर विस्थापित आ रहे हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ रही है, उनको बसाना भी है। तो ऐसी सारी दुविधा की स्थिति में संविधान बन रहा था। तो ये कुल मिलाकर उस समय की स्थिति है। लखीदा, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा। निसंदेह ब्रिटिश साम्राज्य थी, हमको किए थे, कॉलोनी बनाए थे भारत को, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया उनके देश में, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा से शुरू होता है। और एक चीज, हालांकि ये आलोचनात्मक बात है, इसकी आलोचना भी होगी, है जो मैं चर्चा कर रहा हूं। कोई भी एक्ट लाने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं, चाहे 19 के, 9 के, 35 के, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनाते थे, पार्लियामेंट्री कमिटी बनती थी। पार्लियामेंट्री कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी और फिर भारत में लागू होती थी। तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट की या साम्राज्य की लगाव तो थी, और उसके प्रति उनकी लगाव थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके इसके बारे में क्या सोचना है? नहीं, इसको लगाव कहेंगे या दिखावा कहेंगे, क्योंकि अंततः वो अपने मन की बात ही करवाते थे, और इसलिए वो दिखावा जरूर करते थे कि हम सबसे सलाह करके, सबसे बात करके और काम कर रहे हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन वास्तव में जो लोकतंत्र है वो तो उनके देश में नहीं है। उनके देश में तो कानून बनाने वाले कानून बनाते हैं, उसको लागू करना ये उनका काम है, और सत्ता उनको उसको लागू करती है। यही 160 वर्ष तक यहाँ भी उन्होंने किया। जी। तो लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का जो कहेंगे कि उसकी परंपरा, वो तो 1947 या 1950 के बाद ही यहाँ शुरू हुई है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि ये संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान की विकास हम
स्टेप बाय स्टेप इंडिया में कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनकी निहित स्वार्थ थी और स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक आवरण बनाते थे लोकतंत्र की, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, ये आधुनिक लोकतंत्र और संविधान की प्रादुर्भाव, आधुनिक जो संविधान है वो ब्रिटिश एरा में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया है। हालांकि उनके लिखित संविधान नहीं था, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में कई बार एक माने 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं शताब्दी में चर्चा में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया आधुनिक युग में। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है ये रोमन से आया है, आने को जो शब्द है रोमन से आया है, लेकिन सही माने में लोकतंत्र की और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत चाहे वो ब्रिटेन के ही लिखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले शुरू किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही शुरू किया। इसके बारे में क्या कहना है? संविधान बनना एक अलग प्रक्रिया है जी। उस संविधान में क्या चीज है जी, उस पर वहाँ का तंत्र कैसा है ये निर्भर करता है। जी जी कोई संविधान डिक्टेटोरियल राजनीति के लिए भी संविधान बन सकता है। जी 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 लेकिन हमारा संविधान ये लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ऐसा होगा। हाँ ये प्रारूप में ही शुरू में ही प्राकथन में हाँ, ही लिखा गया है। संविधान। तो ऐसा सब देशों के संविधान में होगा ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई देशों के संविधान जो है वो राष्ट्रपति केंद्रित होता है, कहीं प्रधानमंत्री केंद्रित होता है, कहीं किसी न किसी को अधिकार देते हैं तो उस अधिकार केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, जी ये जो बात अपनाई गई है कि जनता के द्वारा इसका समर्थन होगा, जनता के द्वारा लोग प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जनता के ही लोग इसको लागू करेंगे और इस प्रकार से ये पूर्णतः जनतंत्र होगा, जनता का होगा। तो ये जो बात है ये संविधान जहाँ जहाँ भी है कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र होगा। हाँ हाँ, लेकिन हमारे संविधान का आधार लोकतंत्र है। ये बात है हमने जी जी जी। और ये संविधान की जन्म कथा जो पुस्तक आपने लिखा है, तो ये पुस्तक जो आपने लिखा है इसके समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? जिस देश में हम रहते हैं उस देश का संचालन किन नियमों के आधार पर होता है इसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए। जी जी। और इसलिए संविधान का अध्ययन करना, संविधान को जानना ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब संविधान को हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि संविधान की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि आम जनता तो उसकी भाषा ही नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बड़ी पेचीदी चीज़ें हैं कि इसके कहने से ऐसा होता है तो उसके कहने से उसको ऐसा जोड़ा जाएगा और उसमें से फिर जो निकलेगा उसमें से इसको स्वीकार किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा। ऐसे बड़ी पेचीदी चीज़ें उसमें है। जी जी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नंदलाल बोस को, जिन्होंने चित्रों के माध्यम से उस जटिल विषय को उसके मर्म तक पहुंचाया। और उस चित्र के मर्म को अगर हम समझ जाए तो उस जटिल भाषा का जो मर्म है वो भी हमारे समझ में आएगा और उसमें से हम क्या चाहते हैं वो और अधिक स्पष्ट होगा। जी जी। मैं अभी कई जगह सेमिनार वेबिनार होते हैं तो उसमें मेरे साथ मंच पर कई जज, कई अच्छे बड़े बड़े वकील वो भी बैठते हैं। तो अधिकांश स्थानों पर जज लोग ये कहते हैं कि संविधान के आधार पर जब हम जजमेंट देने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं मानता है कि जजमेंट दे, क्योंकि मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन संविधान कह रहा है। तो जो मन के अनुकूल नहीं है उस संविधान को लेकर हम चल रहे हैं, ऐसा जब उनको लग रहा है तो फिर वो अगली तारीख दे देते हैं कि कोई फैसला हम नहीं करेंगे, अगली तारीख दे दो। तो इस तरह से अपने देश में कई मामले जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, निर्णित अवस्था में है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है कि संविधान में जो भी पेचीदी चीज़ें हैं उसके आधार पर निर्णय देने के लिए वो संविधान कह रहा है लेकिन मन नहीं मान रहा है। इसलिए फिर उसको क्या किया जाए तो इसको अगली डेट देकर टाल दो।
जी तो जी ये जो टालने की स्थिति है, उसके कारण संविधान जो है उसका सरलीकरण होना जरूरी है, ऐसा हमारा मानना है। और इस चित्रों की व्याख्या के माध्यम से उसका जो सरलीकरण होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार अपने संविधान का पुनर्लेखन करे। संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो नियम है, इसमें जो कानून है, वो कानून सब सही है, ठीक है। कुछ कानून आउटडेटेड हो जाएंगे, उसको हटा सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर संविधान की भावना जो चित्रों के माध्यम से नंदलाल बोस ने प्रकट की है, वास्तव में उस संविधान की आत्मा को उन्होंने एक प्रकार से जगाया है, स्पर्श किया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो उस भावना के आधार पर हम अगर संविधान का सरलीकरण करें तो आम जनता के लिए और अधिक उपयोगी होगा, ऐसा मुझे लगता है। लखीदा बहुत से विद्वानों ने भारतीय संविधान को आलोचनात्मक रूप से इसीलिए कहा है कि भारत के संविधान वकीलों का स्वर्ग है। जो आप बताए कि मतलब ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, सरल नहीं है, तो उसके कारण से बहुत से डिस्प्यूट पैदा होते हैं और जजों को जजमेंट देने में भी माने दिक्कत आती है। तो आलोचनात्मक रूप से बहुत से लोगों ने इसीलिए कहा है कि भारत के संविधान वकीलों का स्वर्ग है। जो वकील जो तो आज हमारे लखीदा रायपुर आए हुए हैं और ये मेरा रिकॉर्डिंग रायपुर में हो रहा है। और रायपुर इसलिए आए हैं कि इनकी जो एक संविधान पर आधारित कृति पुस्तक है, संविधान की जन्म कथा, उसके बारे में मैं और हमारे एक और साथी हैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, दोनों सेमिनार संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं और वो होगा नवंबर में। अभी नवंबर में 25, 26 या 27 नवंबर के आयोजित की जाएगी। तो उसी से संबंधित कुछ लोगों से मिलने के लिए और चर्चा करने के लिए लखीदा रायपुर आए हुए हैं। तो वो जो अपना सेमिनार होगा उसके तिथि के बारे में मैं आप सब लोगों को सूचित करूंगा। आप लोग भी सब आएं, सभी व्यूअर्स को मेरा आग्रह है कि सब लोग आएं। और बालाजी ग्रुप के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में वो सेमिनार होगी संविधान दिवस के अवसर पर, और संविधान की जन्म कथा जो अपने बैठे हुए हैं साथ में लखीदा, उनकी कृति है, उसके बारे में सेमिनार होगी। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको नमस्कार।